आज हमारा दोस्त है हमारा ये पिंगू भाई जो है हमारे साथ, ये हमें हर एक स्लाइड में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि क्या एप्लीकेशन है फोर्स की। ठीक है, हम करेंगे एक्सप्लेन और पिंगू भाई करेंगे कर्तव्य। एक्सपेरिमेंट इन पे होगा। ये है हमारा आज फ्रेंड। व्हाट इज फोर्स? फोर्स हमारा है एक एक्सटर्नल एजेंट। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये है हमारा मस्क्यूलर फोर्स। ये कार्टून में हमने देखा है, लूनी टून्स में नॉन कॉन्टैक्ट, वो वाला वुल्फ। ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला हमारे पास है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो बाय अ लिक्विड और एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन आप थ्रस्ट कहते हैं या बुओयंट फोर्स कहते हैं। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 8 साइंस। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, ग्रेड 8 में ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये पहले फिजिक्स के अंडर आते थे और उसमें एक ही चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में हम देखते थे कि क्या फोर्स है, व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, कंबाइंड, नॉन कंबाइंड, जो भी है। उसके साथ साथ हम फोर्स का ही एक चचेरा भाई है प्रेशर, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते थे कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, हाउ आर दे रिलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन नया जो करिकुलम आया है, इन योर क्यूरियोसिटी बुक एज वेल, we see that there are two different chapters. First we have chapter 5 which is exploring forces. इधर हम forces के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, what are the forces, what are the type of forces, same as previously जैसे हमारे पास force and pressure था। उसके बाद next chapter में we will see pressure and winds and storms and etc. So pressure and force को थोड़ा अलग कर दिया, ये दोनों भाई बिछड़ गए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। we'll get ourselves introduced with both of them। पहले फोर्स के बारे में देख लेंगे, फिर इसके भाई के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अच्छा ही हुआ एक तरफ से, वी हैव सम स्मॉल अमाउंट्स टू डील विद एट वन टाइम, सो स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, ताकि तभी हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा इन डेप्थ डिटेल में समझाऊंगा। देखो, मैं आपके मार्क्स के लिए तो पढ़ाता ही हूं, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, बट भैया है ना तुम्हारे, ये तुम्हारे कंसेप्ट और फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। क्योंकि क्लास 8 फिजिक्स या साइंस या कुछ भी, ये ना बहुत बेसिक है, एंड इधर से ये फाउंडेशनल ईयर्स है, मतलब ये तुम्हारे लाइफ का डेली पार्ट है। जब तुम 30-40 ईयर्स के हो जाओगे, अगर फिर तुम साइंस स्ट्रीम जाओ कि ना जाओ, इधर तुम कॉमर्स में चले जाओ या ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। ये तुम्हारे फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं। मतलब तुम अगर कभी साइंस पढ़ो ही नहीं, मतलब आफ्टर क्लास 10th या 12th में भी तुम्हारा साइंस नहीं है, या कॉलेज में तुम साइंस ना लो, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन फिर भी ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे बेसिक्स हैं और ये तुम्हें जानने जरूरी हैं। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। एक शॉट में वीडियो खत्म होगा, पूरा चैप्टर इन वन गो। इसमें एनसीईआरटी जो तुम्हारा क्यूरियोसिटी है उसके साथ रिलेट करते हुए सारे एक्टिविटीज, सारे उनके कंसेप्ट्स और सारे उनमें से जो क्वेश्चंस आने वाले पार्ट्स हैं वो सब कवर्ड होंगे इस सेशन में। एक बार जल्दी से सेशन खत्म कर लो तो तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चैप्टर में एटलीस्ट कोई नहीं होगा। इससे पहले और फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आज हमारा दोस्त है हमारा ये पिंगू भाई जो है हमारे साथ, ये हमें हर एक स्लाइड में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि क्या एप्लीकेशन है फोर्स के। ठीक है, हम करेंगे एक्सप्लेन और पिंगू भाई करेंगे कर्तव्य। एक्सपेरिमेंट इन पे होगा। ये है हमारा आज फ्रेंड। ठीक है, मैस्कॉट। चलो पहले देख लेते हैं क्या है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है भैया? फोर्स तो तुम्हें पता है, फोर्सफुली तुम पढ़ने बैठते हो, फोर्सफुली तुम सारा खाना खाते हो, काम करते हो। तो फोर्स वो है जो तुम्हें एक्सटर्नली डाला जाता है तुम पे, ताकि तुम कोई काम करो। सो इन ऑर्डर टू डू सम वर्क, इन ऑर्डर टू पुश और पुल, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, हम जो अप्लाई करते हैं वही फोर्स है। एक्सटर्नल जो भी है वो फोर्स है। ठीक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ये जो हमने अभी बताया। तो फोर्स क्या है सर? भैया इधर फोर्स हमारा है एक एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, फोर्स हमारा है एक्सटर्नल एजेंट। ओके, एक्सटर्नल एजेंट है, समझ गया। ये पुश है या पुल है? देखो आज भी तुम अगर जब किसी कांच की मतलब डोर वाला जो मॉल होता है या शॉप होता है, कहीं पे जाते हो, उधर लिखा होता है पुश और एक साइड पे लिखा होता है पुल, तो तुम कंफ्यूज जरूर होते हो, एक सेकंड के लिए सोचते हो ये धकेलना या खींचना है, पुश या पुल। मैं तो होता हूं भाई। तो वो है पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। स्टेट क्या है? स्टेट है उस सिचुएशन में क्या है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे हूं, अभी मैं दौड़ रहा हूं,
तो ये मैं स्टेट ऑफ मोशन पे चला आया, तो ये एक स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब एक्सटर्नल जब हम उसमें कुछ दबाव या कुछ एक्सटर्नल एजेंट डाल रहे हैं कि भाई तू रुक जा या भाई तू भाग जा, तो ये है फोर्स। इधर मैं पुश कर सकता हूं, ये पुश नहीं ये पुल है, देखा यही कंफ्यूजन होता है, इधर मैं पुश कर सकता हूं या मैं पुल कर सकता हूं। दोनों एग्जांपल हम देख लेते हैं। पेंगू भाई को बुलाते हैं, पेंगू भाई जल्दी आ जाओ। तो पेंगू भाई हमारे साथ आ गए। ये क्या है, ये पेंगू भाई क्या कर रहे हैं, ये तुमने बाहुबली तो देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें भी मैंने मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था या हमने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखा था उसमें भी थोड़ा बहुत बाहुबली की बात किया था, बाहुबली मूवी का। तो ये बाहुबली 1 है, उसमें मैंने बाहुबली 2 की बात की थी, ये बाहुबली 1 है जहां पे वो स्टैचू बनाते हैं, वो खींचते हैं, सारे रस्सी खींचते हैं, बाहुबली पहली बार आता है और लोग देख के बोलते हैं अरे बाहुबली बाहुबली है ये, तो वो है पुल, उसको वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, दैट इज पुल। एंड ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं, ये धकेल रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं इसको कहते हैं पुश। तो पुशिंग अवे एंड पुलिंग टुवर्ड्स, ये दोनों टाइप के फोर्स हो गए, पुश और पुल। मोर और लेस, मोटा मोटा यही दोनों चीज होते हैं डिफरेंट एंगल्स में, इधर तुम पुश कर रहे हो, इधर तुम पुल कर रहे हो, ये दो है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, कोई फोर्स हो सकता है? इधर मैं किसी एंगल में, वो अलग बात है, स्ट्रेट करूं, इधर करूं, उधर करूं, ऊपर करूं, नीचे करूं, वो अलग बात है, लेकिन फोर्स अगर मैं डाल रहा हूं तो इधर मैं पुश कर रहा हूं या मैं पुल कर रहा हूं, बेसिक सा फंडा है। आगे चलते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, चैप्टर का नाम ही है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, तो देख लेते हैं फोर्सेस कितने टाइप के हैं भैया, देख लेते हैं। तो पहले तो ये एक चीज समझ लो, कंबाइंड फोर्स क्या है। जैसे मैंने अभी बाहुबली का एग्जांपल दिया, वो एक स्टैचू था, भल्लाल देव का स्टैचू था, ठीक है, उसको खड़ा करने के लिए एक आदमी का फोर्स तो काफी नहीं है, वो फोर्स लगा रहा है लेकिन वो काफी नहीं है, इसलिए 100 लोगों को खड़ा कर दिया है, साथ में खींच रहे हैं, तो उन सभी का ऐड होने वाला जो फोर्स है वो उस पर नेट फोर्स आ रहा है। अब नेट फोर्स काफी नहीं था, तभी वो मूर्ति गिरने वाला था, तभी बाहुबली आता है और उसको और फोर्स डालता है, तो उसका जो फोर्स हो गया वो क्या हुआ, ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ऐड अगर नहीं होता वो मूर्ति गिर जाता। तो वो जब आता है और खींचता है तो कंबाइंड फोर्स और ज्यादा बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं नेट फोर्स। मतलब क्या है, जब दो या उससे ज्यादा, 2 और मोर फोर्सेस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली, देन उसको हम कंबाइंड फोर्स कहेंगे। भाई ये फिजिक्स नहीं, ये तो इंग्लिश है कि दो से ज्यादा कोई भी काम अगर साथ में हो रहा है उसको कंबाइंड कहेंगे, ये कंबाइंड फोर्स है। अगर वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पुल कर रहा है एक पुश कर रहा है, सभी लोग सभी साथ में पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो वो है कंबाइंड फोर्स। जैसे गाड़ी खराब हो जाता है तो कोई आदमी धक्का देता है, गाड़ी मूव नहीं करता, उसके साथ रास्ते में 2 और 3 भैया अच्छे आदमी आ जाते हैं, वो आके फिर वो भी धक्का देते हैं, तब गाड़ी हिलता है। तो ये क्या हुआ, कंबाइंड फोर्स हुआ और सेम डायरेक्शन में हुआ, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ा। तो कंबाइंड फोर्स का मतलब होता है एडिशन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है सर, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भैया उसका वैल्यू, उसका एक वैल्यू होगा ना। सपोज मैंने एक वैल्यू, एक यूनिट, सपोज एक, जैसे तुमने 1 केजी 2 केजी ये सब बोलते हो, तो एक यूनिट, यूनिट पे हम बाद में आते हैं, पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट, फिर हम मेजरमेंट में आएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज मैंने एक फोर्स दिया तो कोई दूसरा बंदा आया तो उसने 2 फोर्स देंगे, तो ये 1 + 1 हुआ ना। तो मैं एक फोर्स दे रहा था, वो बंदा आके फिर एक फोर्स दे रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो रहा है, 1 + 1 2 फोर्स हो रहा है। समझ गए यूनिट की बात। तो मैग्नीट्यूड है वो 1 फोर्स, इसका दूसरा बंदे का है 2 फोर्स। तो अब वो बाहुबली वाला सीन अगर सोचोगे तो उसमें सब लोग दे रहे थे 10 फोर्स, बाहुबली खुद आके फिर और 10 फोर्स दे रहा है, यूनिट 10 यूनिट, तो उसमें क्या हो गया, 20 फोर्स आ गया टोटल। तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको ऐड करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते, ये बाहुबली, ये चिल्ला रहे हैं बाहुबली बाहुबली, ये बाहुबली आ गया, ये सारे बंदे फेल हो रहे थे, और ये पेंगू बाहुबली भाई अपना आके बोला देखो मैं खींच के सबको बचा लूंगा, और ये कह रहे हैं कि अरे बाहुबली कहो, क्या कर रहे हो, भल्लाल देव का नाम लो, तुम बाहुबली क्यों कह रहे हो, ये वो है। और ये सभी लोग उसको एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये इनका 1 1 1, अगर ये दे रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स, वो बाद में यूनिट में आते हैं, न्यूटन कहते हैं ये मैं अभी बोल देता हूं। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, अगर सेम डायरेक्शन में सब लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका नेट फोर्स होगा 1 + 1 + 1 + 1, मतलब ये टोटल ऐड होगा इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। ये 4 फोर्स दे रहे हैं, साथ में ऐड हो जाएगा, समझ में आ गया। इसमें हमने कर दिया ऐड, इसमें हमने कर दिया ऐड। अब थोड़ा और देखते हैं,
थोड़ा और देखते हैं। तो बोल रहे हैं व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, भैया ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब मैं तो खींच रहा हूं लेकिन ये उल्टे तरफ धकेल रहा है, मतलब मैं खींच रहा हूं ये भी खींच रहा है। जैसे कि एग्जांपल टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर जब खेलते हैं हम लोग तो मैं तो ये पेंगू भैया जो अपने हैं ये इधर खींच रहे हैं और ये जो डोगो भैया है ये इधर खींच रहे हैं, तो ये इधर से ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तब क्या होगा भैया, तब तो अगर ये 2 दे रहा है, पेंगू स्ट्रांग है और डोगो गिर रहा है तो डोगो का 1 है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 2 - 1 फोर्स लग रहा है भैया। तो ये टोटल कितना बन रहा है, बन रहा है 1 फोर्स लेकिन इस डायरेक्शन में। तो इसलिए ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा अगला पॉइंट। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, वो निकल के आएगा हमारा नेट फोर्स। हमारा नेट फोर्स हुआ 1 और वो हुआ इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन देखो अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों है और कैसे है। तो अभी इसका नेट फोर्स है, ये भी इस डायरेक्शन में है कि नहीं, सब इधर खींच रहे हैं। ये भी इसका नेट फोर्स इधर ज्यादा है, 2 एरो देता हूं, इधर 1 एरो है, तो 2 एरो इधर है 1 एरो इधर है, तो मतलब नेट फोर्स माइनस होके 1 एरो इधर आएगा, तो ये है 1 फोर्स। ये 1 फोर्स का अगर है तो 1 फोर्स 1 फोर्स इधर 1 फोर्स, तो इधर नेट 2 इधर 1, तो इधर आएगा 1 फोर्स, तो नेट होगा माइनस करके। तो इधर हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है, इधर करेंगे सब्सट्रैक्ट, इधर करेंगे ऐड, इधर करेंगे सब्सट्रैक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो। ये हमें कंबाइंड फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया है, एनसीईआरटी में भी पूरा है, हम देख लेंगे। आगे बढ़, और फोर्सेस क्या है भैया, फोर्स खत्म ही नहीं होते और कैसे हैं। तो ये है फोर्स के कारनामे। तो भैया हमारे पेंगू भैया इधर फुटबॉल में किक कर रहे हैं, तो फुटबॉल देखो पहले तो खड़ा था, रेस्ट पे था एक जगह पे, तो स्टेट ऑफ रेस्ट था उसका। फिर मैंने जब ऐसे मेसी भैया या रोनाल्डो भैया ऐसे सू करने से पहले उसको गोल में मारते हैं तो बॉल तो फ्री किक पे रखा होता है, फ्री किक पे बॉल रखा होता है, रोनाल्डो खड़ा है, फिर जाके वो मारा तो रेस्ट से बॉल मोशन में आ गया। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसको मोशन में ला देंगे, या इन द मोशन है तो उसको रेस्ट पे ला सकते हैं, उसका भी देख लेंगे। तो ये फोर्स का एक एप्लीकेशन समझ लो या एक फंडा समझ लो कि फोर्स कैन चेंज द रेस्ट मतलब स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर रेस्ट पे हो तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट पे ला सकता है, ठीक है, डन। आगे क्या कर सकता है, तो ये हमारे रॉडर फेडरर भैया है, रॉजर फेडरर बोल रहा हूं मैं। तो ये जो भैया है हमारे, ये क्या कर रहे हैं, बॉल आया तो उन्होंने उसको ठमाक से मार दिया, स्मैश कर दिया। बैडमिंटन भी खेलते हो ना तुम, तो ये क्या कर रहे हैं, बॉल उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा था, उन्होंने ऐसे मारा, उसका डायरेक्शन ही पलट दिया। देखो बॉल जा रहा है, अभी मारा इधर आ गया, बॉल अभी जा रहा है, अभी मारा इधर आ गया। तो दिस फोर्स कैन एक्चुअली चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्या था, बॉल, उसको ऐसे फटाक से मारा, उसका डायरेक्शन ही बदल दिया। तो फोर्स रेस्ट स्टेट बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, ठीक है, हमने समझ लिया। और क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे गोलकीपर भैया है, इन्होंने मारा था, इन्होंने सेव कर दिया। तो बॉल देखो उड़ के आ रहा था, मोशन में था, मोशन में आ रहा है, लेकिन इन्होंने पकड़ के उसको रेस्ट में ला दिया। तो मतलब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड को घटाते घटाते ये 0 भी कर सकते हैं। जैसे तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखा होगा या तुमने रावण देखी होगी, रावण तो देखा ही है। तो रावण में जब वो सीएसटी स्टेशन से ट्रेन टूट के बाहर आ जाता है तो रावण उल्टी दिशा में ऐसे करके उसको पकड़ के अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा करते हैं, पूरा रुकने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो स्पीड को घटा रहे हैं, ट्रेन फुल स्पीड पे आ रही थी, उसको रोकने के लिए वो फुल फोर्स दे रहा है ताकि फोर्स से उसकी स्पीड कम हो जाए। कम होने के बाद इतना कम हो जाए कि स्पीड 0 हो जाए भैया, मतलब स्पीड रुक जाए, ट्रेन रुक जाए। स्पाइडरमैन में भी ये हुआ था, वो ट्रेन चल रहा है मेट्रो का, तो वो ऐसे जाली मार के ऐसे पूरा उसका हाथ ऐसे टान टान हो रहा है पूरा एकदम, वो क्या कर रहा है, वो उस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका स्पीड घटा रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड घटा सकता है, इवन उसको स्टॉप कर सकता है। वही तो था कि चेंज ऑफ स्टेट भी कर सकता है। तो स्पीड अगर कम होते होते 0 हो जाए तो मोशन से बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ ना, बॉल रुक गया, ट्रेन स्लो होते होते रुक ही गया। तो वही मोटो है। और क्या कर सकता है फोर्स,
तो ये पेंगू भाई साहब इधर जिम में गए हैं, जिम में जाके वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग। तो ये देखो पहले इसका शेप ऐसा था, उसको खींच के इतना बड़ा कर दिया। रबर बैंड तुम ऐसे खींचते हो वो बड़ा हो जाता है। तो फोर्स किसी भी चीज का शेप बदल सकता है। जैसे क्ले होता है, तुम बचपन में क्ले से खेलते थे, तो क्ले को जैसे भी मोल्ड करोगे, प्रेशर दोगे, फोर्स दोगे, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो बाहर से, तो वो उसका शेप भी बदल सकता है। तो दिस कैन एक्चुअली चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। एक साइज था, इसका छोटा साइज था स्ट्रेचर का, उसको खींच के इतना लंबा कर दिया, सो इट स्ट्रेच्ड, उसका साइज इंक्रीज कर दिया या साइज डिक्रीज कर दिया। तो चेंज कर सकता है, साइज को छोटा भी कर सकता है प्रेशर डाल के, साइज को बड़ा भी कर सकता है प्रेशर डाल के या फोर्स डाल के। हम अभी प्रेशर की बात नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हम अभी फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि प्रेशर की बात हम बाद में करेंगे। प्रेशर क्या है, वो फोर्स का ही चचेरा भाई है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगले चैप्टर में हम पूरा प्रेशर वाला पार्ट भी कवर करेंगे। अभी के लिए फोर्स पे स्टिक करते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आ चुका है। तो ये एक बार देख लो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। बढ़िया एक मजेदार स्क्रीन है। तो इधर फोर्स अप्लाई होके इतना सब कुछ हो रहा है। चलो आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थोड़ा फोर्सेस के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहले आता है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। अब तुम पूछोगे भैया कांटेक्ट फोर्स क्या है? देखो फोर्स तो अप्लाई कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे धकेलने के लिए गाड़ी को उसके साथ इन कांटेक्ट आना पड़ेगा, तो टच करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी पुल या पुश कर रहा हूं, रस्सी को खींच रहा हूं, तो मुझे टच करना पड़ रहा है। ये है कांटेक्ट फोर्स। सिंपल सा बात है, नाम ही उसका काफी है। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आ सकता है भैया? ये कार्टून किस किस ने देखा है? ये लूनी ट्यून्स का कार्टून किस किस ने देखा है? सबने देखा है। ये एक फॉक्स होता है, या क्या है, ये वुल्फ है, ये फॉक्स है, राइट, फॉक्स है। तो ये क्या है? ये बहुत चालू है। ये एक वो भागता हुआ एक पंछी है, उसको रोकने की कोशिश करता है और ये नाकाम होता है, ब्रूटली फेल्ड एवरी टाइम। सो इसका जो लाइफ है ये बहुत ट्रेजेडी है, इस पे पूरा लाइफ ट्रेजेडी है। तो ये जो करता है, ये देखो अभी उसने एक पत्थर को ऐसे उछाला, तो इसने क्या यूज किया? इसने यूज किया कांटेक्ट फोर्स, टच करके फेंका। जैसे बाहुबली मार रहे हैं या बाहुबली कुछ उठा रहे हैं, जैसे उस मूवी में हुआ था, खींच रहे हैं, तो वो मसल पावर यूज कर रहे हैं। उसका मसल देखा है प्रभास का, तो वो मसल पावर यूज कर रहे हैं। रोनाल्डो जब बॉल को किक कर रहे हैं, तो उसका लेग का मसल पावर यूज हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है बॉल के साथ। तो इसमें भी उसने पत्थर उछाला था, बॉडी में मसल पावर यूज हुआ। तो जब भी मसल को हम इलोंगेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसका पावर यूज करते हैं, फोर्स यूज करते हैं उससे, तो वो हो जाता है मस्क्यूलर फोर्स। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, लिख लो। ये है हमारा, क्या है, एक सेकेंड, अरे भैया, हाँ, ये है हमारा मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है, मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है। ये मस्क्यूलर फोर्स है, मसल का पावर यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कार्टून में हमने देखा है, लूनी ट्यून्स में। तो ये इधर क्यों है? ये इधर सरफेस पे आ रहा है। अब हमने लास्ट चैप्टर पे भी थोड़ा देखा था कि फ्रिक्शन कैसे क्या काम करता है। तो हीट जनरेट करता है ऐसे, जब तुम हाथ को घिसते हो, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे तुम इसको किसी भी सरफेस के अगेंस्ट जाते हो, तो सरफेस पे एक्ट होता है एक ऑपोजिट फोर्स, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। बाद में और अच्छे से पढ़ोगे, क्लास 10th 11th 12th में फ्रिक्शन बहुत है। जैसे तुम चल रहे हो, गाड़ी चल रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से है, तो सरफेस पे एक्ट होता है। जैसे तुम किसी डस्टर को बोर्ड में घिसते हो या किसी गाड़ी को चलाते हो, कार को, रिमोट कंट्रोल कार को, या ऐसे में स्लाइड करता हूं, तो ये जो सरफेस पे हो रहा है, ये सरफेस पे हो रहा है, इस सरफेस पे एक्ट होता है एक ऑपोजिट फोर्स, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा सरफेस है। तो इस बॉडी को मैं अगर इधर मूव करूं, ऐसे मूव करूं, तो इस सरफेस पे एक्ट होगा, दूसरे कलर से दिखा देता हूं, इस सरफेस पे एक्ट होगा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। इस रेड फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्मॉल एफ, और ये है कैपिटल एफ। तो ये फोर्स से इधर जा रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट का एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर जाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और ये एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में जो सरफेस है उसमें, एक सरफेस है उसमें। जैसे ये सरफेस से स्लाइड करके आ रहा है, तो इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे हर सरफेस पे ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जैसे घिस रहा है, तो वो है फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, राइट। अगला हम और देख लेते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तुम बोलोगे भैया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? तो ऐसे भी फोर्स होते हैं कि बिना छुए मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, बिना छुए मैं पुश एंड पुल उस पे कर सकता हूं। ये कैसे है भैया? एग्जांपल दीजिए, दे देते हैं भैया।
पहले आ जाता है फिर वो कार्टून, वो वाला वुल्फ, ये हवा में आता है और फटाक से नीचे गिरता है। टॉम एंड जेरी में होता है, टॉम ऐसे हवा में लटकता है, फिर वो बाई कहता है, उसके बाद ही वो गिरता है, होता है। तो ये क्या है, ये है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ये लिख देता हूं, ये था हमारा फ्रिक्शन, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये है ग्रेविटी, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ या कोई भी बॉडी, ये ग्रेविटेशन का रूल है, एनी बॉडी विथ मास m विल पुल अनदर बॉडी विथ मास एनी m डैश m1 m2, कोई भी दूसरा मास है, दोनों बॉडी में अगर मास है वो एक दूसरे को एक किसी फोर्स के अमाउंट से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी तुम क्लास 11th में फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, Gm1 m2 by r², ऐसा फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दोनों का मास बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर, ये मैंने बोला m1 m2 दोनों का मास है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और नीचे r² जो है, मतलब ऐसा लिखते हैं g कांस्टेंट है, m1 m2 by r², इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तुम बाद में सीखोगे, ठीक है, 11 में जाओगे तब सीखोगे। तो इसमें मास 1 मास 2 क्या है, दोनों बॉडीज के मास, मेरा मास और जो मुझे खींच रहा है अर्थ का मास सपोज, तो ये दोनों मास है। जी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी यूनिट का कांस्टेंट है, ताकि ये इक्वेशन में आ जाए, बाद में सीखोगे। और आर क्या है, दोनों में डिस्टेंस, मेरे और अर्थ के कोर में जो डिस्टेंस है, ये मेरे और तुम में भी जो डिस्टेंस है वो भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दो बॉक्स है, दोनों में मासेस है, दोनों कोई तो एक फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों में r डिस्टेंस है, तो r का स्क्वायर होगा। ये है सिंपल सा लॉजिक। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब में अप्लाइड होता है, बाद में जैसे मैंने बोला सीखोगे। तो ये जो है ये खींच रहे हैं इसको नीचे, ठीक है, नीचे, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके लिए इसको कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। आगे और देख लेते हैं, ये फिर से चालू हमारा फॉक्स आ गया। ये देखो एक हॉर्स शू मैग्नेट को अपने साथ अटैच कर लिया है और सामने एक गाड़ी लोहा लेके जा रहा है, तो इसको कोई फोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आराम से खड़ा है और वो खींचा चला जा रहा है। तो ये भी उसको पुल कर रहे हैं अपने पास, और ये रोलर स्केट्स पहन के उसके पीछे जा रहा है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर पे देख लिया है क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है बार मैग्नेट, क्या है हॉर्सशू मैग्नेट, उनके एक्टिविटीज सब कर लिया है, तो वो वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने कवर कर लिया है, प्रॉपर वीडियो पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, जरूर देख के आना, ठीक है। अभी के लिए ये इधर फोकस करो। तो ये मस्क्यूलर हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, तुम्हें पता ही है, और भी तुम रिसर्च कर सकते हो, हम एनसीईआरटी से भी देख लेंगे। और इधर नॉन कॉन्टैक्ट में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, एक और फोर्स होता है तुम्हें पता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी क्या है देख लेते हैं, चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये एक टाइप ऑफ फोर्स है, ये एक एनसीईआरटी का फोटो है, तुमने इसको देखा होगा। एनसीईआरटी के इस फोटो में हमने क्या किया है, ये बचपन में सब करते थे, इसमें हमने लिया है कुछ पेपर पीसेस, छोटे छोटे पेपर के पीसेस लिए हैं, एक रूलर है, उसको हम ऐसे सर पे घिसते हैं, शक 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 घिसा, तो फिर वो एक डांस स्टेप होता है ना, थतर थतर, उसमें ऐसे होता है, ऐसे थतर थतर करोगे, थतर थतर करोगे, उसके बाद ऐसे हाथ लेके जाओगे पेपर के ऊपर, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा प्लास्टिक है तो चार्ज्ड बॉडी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ये और अच्छा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर जो है ये चार्ज हो गया है। अब इसको जब हमने बहुत ऐसे मतलब घिसा किसी सरफेस पे, तो उसमें चार्ज पार्टिकल आते हैं, तो ये जो चार्ज बन जाता है, और ये जो पेपर है इनके ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, क्यों होता है, ये चिपक कैसे जाता है इसके साथ। तो when two objects of a certain material are rubbed together, एक दूसरे को रब करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है भैया वो बिल्डअप होता है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो बिल्डअप होता है ऑन देयर सरफेसेस, एंड दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस कहते हैं इनको। कौन से चार्जेस हैं, जब एक दूसरे के साथ हम रब कर रहे हैं, उसको फ्रिक्शन आ रहा है उसमें, तो चार्ज जो है ऐसा बिल्डअप हो जाता है सरफेस पे, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो वो चार्जेस को हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। वो मूव नहीं करते, खुद से मूव नहीं करते, इसीलिए स्टैटिक चार्जेस हैं।
कोई चार्ज अगर मूव नहीं करता वो स्टैटिक है, और नहीं है तो वो तो मतलब मूव इन मोशन है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स दैट एक्वायर स्टैटिक चार्जेस, जो एक्वायर करते हैं उनको हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर इस स्केल को, इस रूलर को हम किसी अपने सर पे या हाथ पे कहीं पे कपड़ों पे घिसते हैं तो वो जब रब कर रहे हैं हम एक दूसरे को, तो वो उन दोनों में उसके सरफेस पे चार्ज बिल्डअप होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हुआ है इसीलिए उसको हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये चार्ज खुद से मूव नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। मतलब स्टैटिक है, स्टेशनरी है, एक जगह पे रुका हुआ है। स्केल है इसलिए स्टेशनरी नहीं है, रुका है इसलिए स्टेशनरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, इसीलिए स्टेशनरी है, स्टैटिक है। अब इसको हम चार्ज्ड बोलेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। The force exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body. इधर हमने पेपर को तो रब नहीं किया था, पेपर तो अनचार्ज्ड था। ये जो पेपर पीसेस हैं ये अनचार्ज्ड हैं, इनमें तो कोई चार्ज नहीं है। तो अनचार्ज्ड बॉडी पे भी हो सकता है, चार्ज्ड बॉडी पे भी हो सकता है, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रो, और स्टैटिक चार्ज है इसलिए स्टैटिक, और फोर्स है फोर्स। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मैग्नेट की तरह ही है। जैसे इधर अगर आयरन पीसेस पड़े होते और मैं मैग्नेट लेके आता फिर भी वो ऐसे ही चिपक जाते, सेम है नॉन कॉन्टैक्ट। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट है क्योंकि इसमें ये स्केल चार्ज्ड था, ये स्केल चार्ज्ड था, चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज्ड था। और ये पेपर ये अनचार्ज्ड थे, अनचार्ज्ड थे, ठीक है, अनचार्ज थे। तब अब इसको ये पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपने तरफ। तो ये पुल हो रहा है, यही फोर्स, जो पुल का फोर्स है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को खींचते हैं। हमें पता था लाइक चार्जेस प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचेंगे, या माइनस है और ये अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट में लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, वैसे ही चार्ज में लाइक चार्जेस रिपेल, माइनस माइनस को रिपेल करेगा लेकिन प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल सा फंडा है सब में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आ गया होगा। नेक्स्ट फिर से पेंगू भैया आ गए। अब थोड़ा यूनिट देख लेते हैं। भैया ये परेशान क्यों है? क्योंकि इसको यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में कुछ पता चल चुका है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? वही है हमारा इधर वेट। जब तुम वेट मशीन में खड़े होते हो तो तुम्हें अपना वेट पता चलता है। अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बहुत दिन नहीं, कुछ टाइम पहले तुम्हें बोला था कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछले चैप्टर में, जरूर देखना वो वीडियो, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसमें भी जब मैंने इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो, फिर फोर्स का फ्लो, ये सब समझा रहा था, मैंने बोला था एरो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये लाइट हो जाए, साउंड हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट हो जाए, या फिर फोर्स हो जाए, फिजिक्स में या साइंस में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एवरी डायग्राम, ठीक है। इवन इन बायोलॉजी कहां से क्या जा रहा है, ये फ्लो है, इसलिए एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही बताते हैं एक क्वांटिटी को। मैग्नीट्यूड बनाता है स्केलर, और उसके साथ जब उसका भाई डायरेक्शन भी आ जाता है तब वो बन जाता है वेक्टर। वेक्टर मतलब वो गेम नहीं है जो वो आदमी भागता रहता है, बिल्डिंग के छत पे कूदता है, वो नहीं है। वेक्टर मतलब वो फोर्स है और वो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका एक वैल्यू तो है ही, उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी है, मतलब कौन से तरफ फोर्स। जब हमने टग ऑफ वॉर देखा था डोगो और हमारे पेंगू भैया के बीच, तो हमने देखा था नेट फोर्स इधर आ रहा है, इसीलिए वन फोर्स बना था इन दिस डायरेक्शन। तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो मैं बोल पाऊंगा ये पुश है या पुल है या क्या है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहां जा रहा है फोर्स। इसीलिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है अलोंग विथ मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाई इधर तुम देख पाओगे लिखा हुआ है ऑलरेडी, दैट हैज मैग्नीट्यूड विच मींस द वैल्यू कितना फोर्स है, क्वांटिटी, अमाउंट क्या है, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू तो है ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है क्या है? न्यूटन। ये हमारे न्यूटन भाई साहब के नाम से ही है, सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर, ठीक है। और ये कॉमनली रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है एन, मतलब मैंने बताया था 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये सब फोर्स के
एग्जाम्पल्स हैं। इसका मेजरमेंट का और अच्छे से हम जब एनसीईआरटी देखेंगे उसके एक्टिविटी और अच्छे से दिखाएंगे। अभी कुछ देर में स्प्रिंग बैलेंस है, वेट मशीन है, ये सारी चीजें उसका मेजरमेंट ही कर रहे हैं कि कितना मेजर है भाई, कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 न्यूटन फोर्स मतलब 1 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये तुमने ये भी देखा होगा, ये एक पंचिंग बैग होता है, पंचिंग बॉक्स एक गेम है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पंच करके हम उसको मस्क्यूलर कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहे हैं। मस्क्यूलर फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट हुआ तो कॉन्टैक्ट फोर्स का कितना वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है, वो डिसाइड करता है ये चीज। उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। अब समझ में आ गया एंटायर चीज, डायरेक्शन है, वैल्यू है। ये जो लिख रहा है इधर, ये इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड। और कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इधर भी इसका एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। नीचे फोर्स दे रहे हैं हम लोग खड़े होके, ठीक है, ठीक है। वेट मशीन या स्प्रिंग बैलेंस कुछ भी कर लो, तो उसमें तुमने ये तो सुना होगा, अभी पढ़ा नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू एम ए क्या है सर, मास है, ये है मास, ये है मास, ठीक है, और A है एक्सीलरेशन, ठीक है, ऐसे अभी लिख लो, एक्सीलरेशन, ठीक है, मास और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इधर क्या है, जब हम वेट मेजर करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन होता है मास इनटू जी। जी क्या है सर, ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब द पुल ऑफ ग्रेविटी, उसको हम जी पकड़ लेते हैं। तो इधर F इक्वल्स टू mg बन जाता है। mg क्यों है, m इंटू जी हो जाता है। तो इसका मास अगर m है, इसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है g एक्सेलरेशन के साथ, इसलिए फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा mg। वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, डाउन डाउन। तो इसका वैल्यू है mg, m इंटू जी। सपोज इसका मास है 10 kg, सपोज 10 kg, और ये g को हम पकड़ लेंगे, तो इसका टोटल जो हो जाएगा वो हमारा यूनिट में, न्यूटन में मास हम फोर्स निकाल लेंगे, वही इसका वेट कहा जाएगा। वैसा होता है स्प्रिंग बैलेंस में, हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। चलो, इतना अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, फोर्स इनटू ये सब फॉर्मूला ये नहीं है, बस ये यूनिट का नाम है, वो ही एग्जाम में आता है, क्या यूनिट है, क्या क्या है, ये इतना, ठीक है। अगला हमारे पास है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, कि भैया फ्लोटिंग क्या है, सिंकिंग क्या है। हमने देखा है कुछ चीजें तैरते हैं, कुछ चीजें पानी में डूबते नहीं है, कुछ चीजें टोटल डूब जाते हैं, वो क्या है। तो इधर हमारे पास है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट क्या है, हाँ, तो अभी देख लेते हैं अपथ्रस्ट क्या है, ठीक है। तो द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड और एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक लिक्विड में, लिक्विड इसको ऊपर धकेल रहा है। जैसे तुम कोई बॉल लेके उसको, जब तुम सी में जाते हो या स्विमिंग पूल में जाते हो, तब कोई प्लास्टिक बॉल लेके उसको नीचे लेके जाते हो और छोड़ते हो, फक करके ऊपर जाता है। ऐसा करना तो वो बहुत तेज जाएगा। एक गेम खेलता था मैं बचपन में, जब पूल में या सी में जाता था घूमने के लिए, तो प्लास्टिक के बॉल को ऐसे डुबा के नीचे लेके आके छोड़ देता था, तो वो अपवर्ड फोर्स उसको इतना बम करके ऊपर फेंकता था, वो हवा में उड़ जाता था। तो वो क्या फोर्स है, वो और कुछ नहीं बट अपवर्ड फोर्स है, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, या बॉयंट फोर्स कहते हैं। बॉयंट फोर्स या बॉयंसी क्या है, ये है उसको जो तैरते हैं, जैसे स्विमिंग में हम ऐसे तैरते हैं, जो पूल में रबर प्लास्टिक का जो वो पुल का रिंग होता है जो तैरता है, हम देख लेते हैं कैसा है, ऐसा। तो ये पेंगू भैया हमें समझाने के लिए आ चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं। कैसे फ्लोट कर रहे हैं, ये ट्यूब लेके, ट्यूब में क्या है, हवा है, तो ट्यूब जो है पानी ने ही इसको अपवर्ड फोर्स देके ऊपर धकेल के रखा है, राइट। ये तो वरना नीचे गिर जाता, ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेती, लेकिन ये जो पुल का पानी है, वाटर है, इसने इस ट्यूब के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, और वो फोर्स अपथ्रस्ट कह सकते हो या उसको बॉयंट फोर्स भी कह सकते हो। तो बॉयंट फोर्स की वजह से ये तैर रही है। अगर इसमें ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ हो जाता, इसका मास ज्यादा होता, राइट, मास इसमें ज्यादा होता, तो ये mg जो है ग्रेविटी इसको ज्यादा फोर्स से नीचे खींच लेती। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अपथ्रस्ट ऊपर धकेल रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर धकेल रहा है, मतलब ऐसा है, बॉयंट फोर्स इसको, अपथ्रस्ट इसको ऊपर धकेल रहा है, ठीक है, अपथ्रस्ट, राइट। लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहे हैं,
तो ये अपवर्ड फोर्स, ये नेट फोर्स इधर कैलकुलेट होगा माइनस करके, हमने देखा है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो उस कॉम्बाइंड फोर्स को हम माइनस करके नेट फोर्स निकालते हैं। तो अभी इसका जो सिचुएशन है, ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, ये कम है, इसीलिए ये तैर रही है। लेकिन इसका अगर वेट ज्यादा होता, तो इसका अगर ग्रेविटी या मास ज्यादा होता, जी तो सेम ही है, जी तो अभी भी सेम है, तभी भी सेम होता, वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन मास अगर इसका ज्यादा हो जाता, मास कैसे ज्यादा होगा, अगर इस ट्यूब में हवा की जगह कुछ और होता, रबर होता, तो ये इसका m जो है मास वो ज्यादा हो जाता, तो फोर्स ऊपर का F इक्वल्स टू, हमने अभी देखा mg है, ma या mg है, तो g तो कांस्टेंट है इधर इस सिचुएशन में, तो हमने देख लिया m ज्यादा बड़ा हो गया है, कैपिटल M आ गया है, तो अभी फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये जो अगर m की जगह हम कैपिटल M कर दें, ज्यादा फोर्स डाल दें, ठीक है, ज्यादा फोर्स आ गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपथ्रस्ट नेट फोर्स ग्रेविटी, ये फोर्स माइनस ग्रेविटी माइनस अपथ्रस्ट इस सिचुएशन में ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर है। लेकिन अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए, इसका मास बढ़ जाए, ज्यादा वेट कोई और दूसरा तीसरा बंदा के इसके ऊपर बैठ जाए, तो इसमें मास इंक्रीज हो गया, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाएंगे और ये डूब जाएंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरफ है हमारा नेट फोर्स, चीजें वैसे एक्ट करेंगी। अगर नीचे नेट फोर्स ज्यादा हो जाता है तो बॉयंट फोर्स या हमारा अपथ्रस्ट उसको सेम नेट फोर्स में धकेल नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स नीचे जाएगा और हम डूब जाएंगे, सिंक हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स हमारे ऊपर की तरफ है तो हम वैसे फ्लोट करेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर अपथ्रस्ट ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है ये। इसके बाद ऐसा ही देख लेते हैं, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बॉयंट फोर्स द ऑब्जेक्ट सिंक्स, बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। तो इस हाल में दोनों फोर्सेस कैंसल आउट करके सेम रखते हैं, इसीलिए वो फ्लोट कर रहे हैं। मतलब अपथ्रस्ट जो है उसको पानी के सरफेस पे लाके छोड़ दिया है कि इसके ऊपर तो मैं ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो पानी नहीं दे सकता। अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये पानी ही सरफेस पे कॉन्टैक्ट में दे रहा है, राइट। तो पानी अपना कंट्रोल कहां तक छोड़ सकता है, अपने सरफेस तक। तो ये फ्लोट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इक्वल है या उससे कम है, इसीलिए नेट फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा है, वो फ्लोट कर रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, कैसे ज्यादा हो सकते हैं उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तभी हो सकते क्योंकि जी तो सेम है, जी तो वो अपना लोकेशन तो चेंज नहीं कर रहा है, जी तो सेम ही है। अगर उसका मास ज्यादा हो जाए, इस बॉडी का मास ज्यादा हो जाए, इसके ऊपर कोई आके बैठ जाए, दो आदमी आ जाए, दो पेंगुइन आ जाए, या ये हवा की जगह कुछ और भर दे हम, तो उसके मास इंक्रीज हो जाएगा और ये डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा देन बायंट फोर्स, और इसीलिए नेट फोर्स किस तरफ, नीचे की तरफ। हाँ कि नहीं भाई, इजी है कि नहीं? ये आसान सी चीजें हैं, ये तो तुम हर रोज देखते हो। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम एनसीईआरटी से टैली कर लेंगे। अभी तक हमने जो भी देखा है हमने कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर डन है तुम्हारा, कोई अभी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो बाकी है। लेकिन फिर भी हम एक बार एनसीईआरटी के पेज बाय पेज एक बार देख लेंगे फटाफट और कवर कर लेंगे जो भी बाकी है। ठीक है, कुछ बाकी है नहीं, लेकिन एक्टिविटी हम फिर भी देख लेंगे ताकि तुम समझ जाओ। Which of the following is an example of non-contact force? इसमें कोई जाहिर सी बात है, पुशिंग अ ट्रॉली कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, पुश कर रहे हैं ट्रॉली को। किकिंग अ फुटबॉल, रोनाल्डो भैया, वो कॉन्टैक्ट है कि नहीं, तुम बताओ। लिफ्टिंग अ बुक, लिफ्ट कर रहे हैं बुक को, ये कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। और अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग अ आयरन नेल, तुम्हें जाहिर सी बात है, तुम्हें आंसर पता है, मैग्नेटिक फोर्स ही एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे लेके जाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट में भी वो पुल हो जाएगा, राइट। ये सब है, पुश कर रहा हूं, टच करके, पुश कर रहा हूं, टच करके, दोनों में मस्क्यूलर फोर्स है, ये भी मस्क्यूलर फोर्स है, तीनों मस्क्यूलर कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलो, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये थैंक यू नहीं है अभी भैया, थैंक यू नहीं है, हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू से पहले हम थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या है अपने पास, ठीक है, एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो ये है हमारा भैया, तो हम थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर, राइट, यही है चैप्टर। थोड़ा कम करते हैं जूम भाई, बहुत ज्यादा जूम है। हाँ, तो ये है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या दिया है, हमने सब कवर कर लिया है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिवीजन करने हैं, जल्दी जल्दी समराइज करना है चैप्टर को, एनसीईआरटी से हम समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं,
हम ये सोनाली और रागिनी की स्टोरी जो है तुम पढ़ लेना अच्छे से। समर वैकेशन में वो घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो तभी उनको कुछ फोर्स दिखेंगे। तो व्हाट इज अ फोर्स, हमने ये कवर कर लिया है क्या है। तो इन्होंने इधर देखो ये क्या कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया, ये इधर इसको पुश कर रहा है और ये इसको इधर क्या कर रही है, पुल कर रही है, पुल। और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, इसको लिफ्ट कर रहा है, लिफ्ट। तो ये भी एक फोर्स है, अपवर्ड। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बस फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं। देखो पुशिंग, ये देखो पुलिंग और ये लिफ्टिंग, ठीक है। लिफ्टिंग क्या है, पुलिंग जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग है, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट में पुल कर रही है, ये ऊपर पुल कर रही है, कर रहा है। और ये राइटवर्ड पुश कर रहा है या कैरिंग, इसको लेके मैं चल रहा हूं, वो भी एक बात है। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन और पुश और पुल, ये हमने देख लिया था। अगला क्या है सर, भैया सर ने इधर बताया है हमको, भैया देखो सर ने हमें बताया है कि व्हाट कैन अ फोर्स डू ऑन बॉडीज। हमने ये अच्छे से पेंगू भैया के हेल्प से देख लिया है सर कि योर फ्रेंड होल्डिंग अ मूविंग अ बाइसाइकिल, ठीक है, और उसको बिहाइंड से हम धक्का देके स्टॉप कर रहे हैं। मतलब इधर मेरा दोस्त साइकिल लेके मूव कर रहा है और हम उसको पीछे से पकड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। मतलब दोस्त साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, हम उसको खींच रहे हैं, नहीं जाने देंगे भाई तुझे, आज तू मेरा पैसा देके नहीं जा रहा, पैसा दे मेरे। तो उसको पकड़ के रखे हमने। तो तब हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं या उसका स्पीड घटा रहे हैं। वो तेजी से जा रहा था, उसको पकड़ के स्लो कर रहे हैं, नहीं जाने दूंगा भाई तुझे। तो वो क्या है, पुल है। उसके बाद हीटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, जैसे हमने रॉडर फेजरर, हमारा पेंगुइन भैया थे रॉडर फेजरर, तो वो भैया क्या कर रहे थे, बॉल आ रहा था, उसका डायरेक्शन ही बदल दिया। विराट कोहली क्या करते हैं, बॉल आ रहे हैं, 18 नंबर जो जर्सी है उसका जो पावर है भैया, तो वो क्या करते हैं, एकदम धमाक से मारते हैं। स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव जो भी है उसमें क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं बॉल को दूसरे डायरेक्शन में, इसलिए चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमने ये भी देख लिया है। फिर प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, बैलून को जब प्रेस करते हो या कुछ भी चीज को, क्ले को, पॉटरी करते हैं लोग, या तुम क्ले से पुतले बनाते थे बचपन में, तो ये क्या करते थे, चेंज करते थे शेप को, वो पुश कर रहे हो। तो ये हमने देख लिया है। ये भी हमने देख लिया है जब हमारे भैया पेंगू भैया जिम में थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे, तो रबर बैंड को हम खींचते हैं, ड्रॉयर को पुल करते हैं। फिर ये फील्डर ये इधर मैडम जी बॉल को सेव कर रही हैं, तो ये फील्डिंग सेट है, इनकी फील्डिंग तो सेट है, तो ऐसे हो रही है। हम भी आज फोर्स का फील्डिंग सेट करने वाले हैं। तो ये है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये भी कवर कर लिया है कि कैन मूव और रेस्ट कर सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, देख लिया था। फुटबॉल कैच कर रहे थे, रावण का एग्जांपल देख लिया हमने, स्पाइडरमैन का एग्जांपल देख लिया। उसके बाद चेंज द डायरेक्शन कर सकते हैं, ये भी हमने रॉडर फेजरर भैया, पेंगू भैया वो देख करा दिए थे। अबाउट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रेचिंग वाला था, क्ले वाला था, कुछ भी। मूव स्मॉल, कॉज स्मॉल और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं भैया, क्या है, डज दिस मीन दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, ऐसे भी ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। ये रेस्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सारे एग्जांपल्स है, हमने ओवरऑल कवर कर लिया। अब फोर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, यही है फोर्स का जो हमने कहा था कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सब कंबाइंड फोर्स हो सकता है, उसमें ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कंबाइंड फोर्स सेम डायरेक्शन में वो ऐड होंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक तरफ ये एक तरफ, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए वो माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें इसका फोर्स का पुश एंड पुल बोला है, एसआई यूनिट न्यूटन है और सिंबल एन है, ये भी हमने देख लिया है, न्यूटन भाई साहब ने इसको बनाया था। What are the different types of forces, ये भी हमने देख लिया है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन मेनी सिचुएशन वी फाइंड दैट ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में है बिटवीन द टू बॉडीज, मतलब मैं और वो बॉडी जिसमें मैं फोर्स अप्लाई करने वाला हूं वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं जब दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स है, तब हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मस्क्यूलर फोर्स हमने देख लिया, वो फॉक्स जो वो फेंक रहा था स्टोन को, या बाहुबली मारपीट कर रहे हैं या पुश पुल कर रहे हैं, वो मस्क्यूलर फोर्स यूज कर रहे हैं। तो मस्क्यूलर फोर्स क्या है, मस्क्यूलर फोर्स मैंने बोला था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर इलोंगेट हो जाते हैं। तो ये देखो, मस्क्यूलर फोर्स ऑकर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एनिमल जो है ये भी मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये डॉल्फिन जो कूदते हैं वो भी मस्क्यूलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं, ये जो सांप है ये भी मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई करते हैं, बच्चे चलते हैं, सभी लोग, सभी लिविंग बींग्स मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो मसल्स ही है ना, तो मस्क्यूलर फोर्स सारे लिविंग बींग्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो बुलॉक कार्ट्स है ये भी अपना मसल का पुल कर रहा है ना,
ब्लॉक्स, हॉर्स कार्ट है, ये टांगा कहते हैं इसको, ये सारी चीजें, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फंक्शंस इन आवर बॉडी टू। एलिमेंट्री कैनल में हमने सुना है ईसोफेगस होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो वो नीचे जाता है थ्रू अ मूवमेंट विच इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। तो वो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो क्या है, वो अंदर का मूवमेंट है, उसमें भी तो मसल से उसको मूव करा करा के धीरे धीरे खाने को हमारे स्टमक तक और फाइनली एनस से बाहर कर रहे हैं। तो तुम जो प्रेशर करते हो, हंसी की बात है, लेकिन जब प्रेशर डालते हैं, अरे भाई मुझे एनस से निकालना है, एक्सक्रीट करना है, तब जो प्रेशर हम डाल रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन इंटरनल फोर्स, राइट। प्रेशर दे रहे हैं उसमें, मतलब इंटरनल हम फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात हमने कर लिया है, दोनों स्टॉप ऑब्जेक्ट में होता है, बॉल रोल कर रहा है या गाड़ी चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ये भी देख लेना, रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा सरफेस कांटेक्ट आ रहा है तो रफ में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, स्मूथ होगा उसमें कम होगा, इसीलिए कम फ्रिक्शन में तुम गिर जाते हो। जैसे स्नो में हम गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, पानी गिरा होता है तो हम स्लिप कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो रहा है। फ्रिक्शन से हम स्टेबल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देता है, तो रेजिस्ट करता है हमको चलने से, खच खच ऐसे। लेकिन अगर स्मूथ होगा तो हमारा पैर फिसल जाएगा, क्यों, फ्रिक्शन कम है, कांटेक्ट फोर्स जो है सरफेस में वो कम लग रहा है, ठीक है। कांटेक्ट स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्रिक्शन हमने बोल दिया था कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हो रहा है। फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन ऑब्जेक्ट ऑपोजिट्स द मोशन। हम इसको धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन ऑपोजिट में आएगा, इस बॉडी को हम इधर धकेलेंगे तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। द फोर्सेस कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस। जैसे वो बिल्ला था, वो सीढ़ी के सरफेस से आ रहा था, तो इसीलिए हर एक सरफेस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं उसको। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा इन which the object is moving or trying to move। अगर हम इसको इधर मूव करेंगे तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, इस बॉडी को इधर मूव करेंगे तो इस सरफेस पे, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं, अगर इसको हम इधर मूव कराएंगे फोर्स F देके तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन। अब ये F और F इक्वल होगा, क्योंकि न्यूटन भाई साहब का ही थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वही है, अगर हम इसको F इधर देंगे तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स भी इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट जरूर होगा, हमारे हाथों में भी होगा, हाथों में भी, बट नेट हमें F फोर्स जरूर मिल जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे घिस जाएगा ये, ठीक है। तो ज्यादा रफ स्मूथ सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, इजीली मूव हो जाएगा। अगर रफ ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता है तो ये ज्यादा फ्रिक्शन देगा। इजी है सर, ये तो हमें पता है। आगे और देख लेते हैं, आगे और देखते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स हमने कवर कर लिया, अर्थ का मैग्नेट्स हैं, एक्सप्लोडिंग मैग्नेट्स हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से मैग्नेट किया है, जाके पढ़ के आओ, पूरा आई बटन में हो सकता है या चैनल में जाके देख लो, हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये सब। तो ये एक्सपेरिमेंट वही है, एक वुडन लॉग है, बीच में दो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, तो ये दो रिंग एक दूसरे को हम देख रहे हैं कि हाँ, डू यू फील अ फोर्स ऑन इट, यस, नाउ रिवर्स द पोल्स। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक फोर्स का पुल हो रहा है, पुश और पुल, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये साउथ होता तो ये फटाक से टच हो जाता, ये नॉर्थ पोल है तो ये रिपेल करके ऐसे हवा में लटका रहेगा, राइट। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। सिंस द मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट होगा ये, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। There are such more examples। एग्जाम्पल में हमने यही वाला एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये सेम एग्जाम्पल हमने ये कवर कर लिया है। टू ऑब्जेक्ट्स हैं, रब टुगेदर है, स्टैटिक चार्जेस बिल्डअप हो जाएंगे सरफेस पे। फिर हमने देखा कि एक्वायर्ड चार्जेस है, सेट टू बी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनचार्ज्ड होगा या ऑपोजिट चार्ज होगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ अट्रैक्शन। ये बैलून का सेम है, हमने अगर बैलून को सेम टाइम में रब कर दिया, ये लॉन्ग थ्रेड से लटके हुए हैं, इसको रब कर दिया, तो नाउ जब वुलन क्लॉथ से उनको रब कर दिया है बैलून के सरफेस को, तो उनके सरफेस में चार्ज्ड पार्टिकल आ चुके हैं, वो चार्ज्ड हो चुके हैं। अब अगर टू अनचार्ज्ड बैलून्स हैं ए में तो सिंपल है, लेकिन टू चार्ज बैलून रिपेल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनमें सेम चार्ज है। मैंने बोला था लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सेम एज लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इन मैग्नेट। तो चार्ज में भी वही है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों
रिपेल कर रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस में हैं, वे पास नहीं आ रहे हैं। तो यही एग्जांपल है जब दोनों को सेम क्लॉथ से हमने घिस दिया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्ज आ गया है, अब दोनों डिस्टेंस कर रहे हैं, क्यों? उसको रिपेल कर रहे हैं, वो धकेल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो ये वही है, does this indicate that charge balloon of a different kind from the charge balloon? No, this indicates they have same charge. That is why, since the balloons were charged in the same way, we can say they have acquired similar charges, as similarly charged balloons repel each other. We can infer that the similar charges repel each other. तो हमने देखा सेम क्लॉथ से हमने घिसा है तो सेम चार्ज आया होगा, और सेम चार्ज है इसलिए रिपेल कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज एक्ट्स ऑन एन अदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी। हो गया ये भी। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी हमने कवर कर लिया, सब हो चुका है। ग्रेविटी, ऐसे हम कूदते हैं, एप्पल गिरता है, कुछ भी छोड़ते हैं वो गिर जाएगा, और जो भी है ये भी कवर कर लिया। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया जो कि चाहिए नहीं है, ये भी हो चुका है। लास्ट और क्या बाकी है? इधर वेट एंड मेजरमेंट हमने ये भी देख लिया। वेट क्या है? एसआई यूनिट न्यूटन है। ये एक्टिविटी मैं बोल रहा था, ये स्प्रिंग है, ये एक्टिविटी देख लेना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये वाला अच्छे से देख लेना, इधर से क्वेश्चन आएगा, ये स्प्रिंग बैलेंस वाला, ठीक है। ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये वही हैं कैसे वेट मेजर करते हैं, हमने वेट मशीन की बात किया था। तो इधर क्या है? इधर ये बोल रहे हैं कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है ये वेट मेजर के लिए यूज किया जाता है। इधर हम लटका देंगे वेट को, किसी भी वेट को, और ये जो रेड लाइन है ये नीचे चला आएगा। ये देखो वेट लटका दिया, इधर वेट लटका दिया, तो ये देखो रेड लाइन जो है नीचे चला आया। तो नीचे जितना आएगा वैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इधर लिखा है ग्राम्स, इधर लिखा है न्यूटन। तो अब बोल रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस है, नोट डाउन करो हाउ मच वेट डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स, ठीक है। तो वेट कितना है? टू बिगर मार्क्स से कितना डिफरेंस है? ये देखो, इधर देखो न्यूटन में 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन है, तो 0 to 1 न्यूटन, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज 1 न्यूटन। मतलब हर बड़े मार्क में 1 न्यूटन का डिफरेंस है। ये देखो 0 से 1 न्यूटन, 1 न्यूटन से 2 न्यूटन, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे 1 न्यूटन का डिफरेंस है। अब 1 न्यूटन है। अब जरा और जूम करके देखो, इधर हर एक डिवीजन के बीच हमारे पास 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन है इसके अंदर, सॉरी हाँ 5 डिवीजन है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है ये? हाँ, तो 5 डिवीजन है। तो अब देखो देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स, ये 0 से 1 के बीच में 5 डिविजन्स हैं। तो हम कह सकते हैं वेट डज 1 स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। एक छोटा डिवीजन का मतलब क्या है? 1 न्यूटन बाई 5। ये तो यूनिटरी मेथड है। अगर दोनों में 1 न्यूटन का डिफरेंस है और एक एक छोटा छोटा बीट अगर क्या है 5 डिवीजन है, तो 1 न्यूटन बाई 5। तो ईच स्मॉल डिवीजन, मतलब ये जो छोटा डिवीजन है, ये छोटा एक डिवीजन है, ये छोटा एक डिवीजन, इसका वैल्यू है 0.2 न्यूटन। इजी है भैया, हाँ समझ में आ गया। अब और देखते हैं। तो अब देखेंगे जैसे ही हमारे पास इधर इसको लटकाया सस्पेंड के स्टोन को, तो ये स्टोन जैसे ही हमने सस्पेंड किया ये नीचे चला आया, ये रेड मार्क इधर से इधर आ गया। तो ये लिखा है इसका वेट है 600 समथिंग ग्राम्स, और ये है कितना है? 6 न्यूटन, और उसके साथ और 3 इंटू 0.2, तो मतलब 3.6 ऐसा आना चाहिए। तो ऐसे हम वेट को मेजर करते हैं इन न्यूटन एसआई यूनिट। मैंने जो दिखाया था वो mg वो सब नहीं चाहिए, मैंने बस तुम्हारे ज्ञान के लिए दिखाया था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इतना ही आएगा, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा देख लेना, वैसा ही है, ठीक है। ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद मास वास हो गया। हमारे पास एक आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी था, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, रुक जाओ मैं दिखाता हूं, ठीक है। फ्लोटिंग में था, हाँ फ्लोटिंग में आ गए। तो ये यही है, ये सारे देख लेना कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे है, वेट इन केजी, ये ग्रेड 6 में तुमने देखा था, ये सब देख लेना। मास है, मास से कैसे करते हैं, मास है सबका मास, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 केजी है, तो 10 है क्या, 1 क्या है, ये समझ में आ जाएगा तुमको। तो अच्छे से एक्टिविटी को इधर भी देख लेना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ाई के लिए कॉन्सेप्ट वो सेम है, ठीक है। और फ्लोटिंग जो है, इधर से भी ये क्वेश्चन आता है, ये फ्लोट कर रहा है प्लास्टिक बॉटल, इसमें आता है अपवर्ड फोर्स या बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। इसमें हमने देख लिया क्यों सिंक करता है, क्यों डूब जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वो लटकाएगा, डुबाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो अपथ्रस्ट उसको ऊपर धकेल के रखेगा।
तो ये है सिंपल सी बात। आर्किमिडीज जो है वो तुम्हें स्टोरी पता होगा, फनी स्टोरी है कि वो बाथटब में नहा रहा था और बिना कपड़ों के वो निकल के यूरेका यूरेका करके चिल्लाते चिल्लाते चला गया, क्योंकि उसको एक काम दिया गया था बाय द किंग। तो तभी आर्किमिडीज जो थे एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ऑब्जेक्ट को जब हम फुल्ली और पार्शियली इमर्स करते हैं, लिक्विड में डुबाते हैं फुल्ली या पार्शियली, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, और दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छे से और बोलता हूं, इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक in the liquid. If the weight of the liquid displaced is equal to the weight of the object will float. मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी कहता है तुम उस बॉडी का जितना वेट है वो उसका ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर बाहर फेंक देगा। पानी में अगर तुम जब बाथटब में डूबते हो तो पानी ओवरलैप करता है, फ्लोट करके निकल जाता है, तो वो जो निकल रहा है तो वो अगर तुम्हारा जो मास है उससे कम निकले तब तुम फ्लोट करोगे, अगर ज्यादा निकले तो तुम डूब जाओगे। ये है मतलब तुम्हारे मास, अगर देखो जो हमारा ट्यूब था उसमें हवा भरा था, राइट, तो अब उसको डुबा रहे हैं तो मास तो उसमें कम है क्योंकि उसमें तो हवा है, लेकिन उसका शेप ऐसा है कि वो ज्यादा जगह ले रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से हमने जहाज बनाए, शिप्स बनाए कि देखो उसका मास जितना भी हो वो अपथ्रस्ट उसका ज्यादा होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। कैसे? क्योंकि उसमें वो हॉलोनेस है, उसमें वो एरिया है। तो इसने वही डिस्कवर किया कि अगर हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी बाहर कर दिया तो हम डूब रहे हैं। हमें रखना तो पूरा है, इमर्स तो पूरा करना है, लेकिन पानी कम ओवरफ्लो करे तभी हम बच जाएंगे, तैरेंगे। इसको गोल्ड का वेट निकालने के लिए भी बोला गया था कि गोल्ड का वेट या मास चेक करो, प्योरिटी चेक करो, तभी उन्होंने ये किया था। और उनको ये पता कैसे चला तुम्हें पता है? उन्होंने बाथटब में ऐसे लेट गए नहाने के लिए और उनको तभी समझ में आ रहा है ये तो ये है, फिर वो बिना कपड़ों के ही निकल गया, अरे यूरेका मुझे मिल गया, मुझे तो इसका आंसर आ गया। तो ये फनी स्टोरी है, ये तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है और ये एक स्नैपशॉट है। तो ओवरऑल कवर हो चुका है पूरा चैप्टर। हम प्रेशर के साथ फिर आएंगे और इसका जो भी है ये सॉल्यूशंस है उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि सारे एनसीईआरटी के लाइन को कनेक्ट करके, ताकि ये तुम इजीली इसका आंसर तुम्हें पता रहे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो अगर तुमने देखा है तो आई थिंक तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है। इस चैप्टर के सारे एक्टिविटीज, सारे कंसेप्ट, सारे इन डेप्थ नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड थे, जो कि पुराने एनसीईआरटी में, जो कि पुराने क्लास में भी होता था फोर्स एंड प्रेशर से, उसके साथ सेम लेवल पे रख के मैंने तुमको कंसेप्ट समझा दिया है। अब तुम अगर इसको अच्छे से रीड कर लोगे एक बार एनसीईआरटी के एक्टिविटीज को, फिर तुम मार्क्स के लिए और भी रेडी हो जाओगे। तो ओवरऑल सब डन है, ऑल द बेस्ट। और हमारा दूसरा वीडियो देख लेना जो कि इलेक्ट्रिसिटी में है, मैग्नेटिज्म एंड हीटिंग में। अगला चैप्टर प्रेशर का आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और 8th का एग्जाम तुम्हारा बेस्ट जाएगा। तुम्हारा अपना सौम्य भैया, बाय बाय, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।